नमस्कार, सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज्योत्सना पाटनी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब तक इनकार कर रहे पाकिस्तान ने आखिरकार ये कबूल कर लिया है कि भारत की मिसाइलों ने उसके एयरबेसेस को तबाह किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरेआम ये स्वीकार किया है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को हिंदुस्तानी मिसाइल्स नूर खान और दूसरे एयरबेसेस पर गिरी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इन हमलों के बाद घबराए पाकिस्तानी आर्मी के जनरल आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे उन्हें फोन किया और बताया कि हिंदुस्तान ने मिसाइलें दागी हैं। इन बयानों से पाकिस्तान का असली चेहरा और सच एक बार फिर से सामने आ गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कैसे फर्जी जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तान के पीएम ने सबके सामने अपने एयरबेस पर अटैक की बात कबूल की। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ को आपने सुना। शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, सबकी जुबान पर नूर खान बेस ही क्यों आया ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नूर खान बेस की तस्वीर भी आप देख लीजिए। नूर खान बेस की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं उसमें आप देखेंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से बिफोर एंड आफ्टर इंपैक्ट हुआ। देखिए, ये पाकिस्तान का नूर खान एयर बेस है, बड़ा स्ट्रेटेजिक, बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी आर्मी का गढ़ है उससे बेहद नजदीक है। और ये 25 अप्रैल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो पूरी तरह से सही है। ये जो रेड मार्क्ड एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको सही नजर आ रहा है। उसके बाद ये 10 मई 2025 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, गवाही दे रही हैं कि किस तरह से भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुरानी पिक्चर में नजर आ रहा था वो यहां पर नहीं है। यहीं पर भारत की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया और इस पूरे बेस को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में है और उससे ये बेस बड़ा नजदीक है। स्ट्रेटेजिकली ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर फ्लाइंग स्क्वाड्रन तैनात रहती है। इसके अलावा यहीं पर जो रिफ्यूलिंग स्टोरेज है वो भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। जब यहां पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अंदर तक हिल गया क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोचा नहीं था कि भारत इतने अंदर घुसकर पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान पर वार करेगा। और पाकिस्तान को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस में भारत ने अपनी मिसाइल से अटैक कर दिया है। और यही वजह है जब शहबाज शरीफ को हमला याद आया तो नूर खान बेस का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया। अब बोलारी एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप समझिए, 27 अप्रैल 2025 की तस्वीरें आपने देखी। वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर सही था। और उसके बाद जो 10 मई 2025 की हम आपको सखर एयरबेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें सिर्फ रनवेज को निशाना नहीं बनाया गया पाकिस्तानी एयरबेसेस के, बल्कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हैंगर हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, उनको भी भारत ने अपने निशाने पर लिया। सरगोधा एयरबेस की भी तस्वीरें आपने देखी जहां पर F-16 पहले तैनात किए गए थे, फिर उन्हें नीचे ग्वादर एयरबेस शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो चाइना से मिले फाइटर जेट्स थे उनको यहां पर तैनात किया गया था। अब रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 मई की तस्वीरें हैं। ये
रनवे आप देख रहे हैं पूरी तरह से सही है, आपको सड़क यहां पर पूरी नजर आ रही है। लेकिन 10 मई 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जब हमला हुआ तो ये रनवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रनवे जो पूरी तरह से सही था। अब यहां पर देखिए जब हमला किया गया तो जो स्ट्राइक हुई उसमें एक बड़ा सा क्रेटर बन गया, यानी कि रनवे पर गड्ढा बन गया। और स्ट्रेटेजिकली अगर इसको समझें तो अगर किसी भी एयरबेस के रनवे पर गड्ढा बन जाता है तो वहां पर विमान फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और भारत की तरफ से ये जो स्ट्राइक की गई है, जो हमला मिसाइलों से किया गया, उसका सच कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जुबान से सामने आया। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए अपनी प्रशंसा करते करते सच बता गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। देखिए, शहबाज शरीफ के लिए इस समय सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो खराब पोजीशन वाली है। उसकी वजह है पाकिस्तानी आवाम के द्वारा उनको कोसा जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर को कोसा जा रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती युद्ध में ढकेल दिया। उसके अलावा जिस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया है, जिसमें वो खुद मानते हैं कि नूर खान हो, जकोआबाद, सरगोदा, उसके अलावा भुलारी, जितने भी एयरबेसेस हैं रहमियार खान तक के, सबको उन्होंने भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी मिसाइल से ब्रह्मोस से ध्वस्त किया। लेकिन अब ऐसे में फेस सेविंग एग्जिट के तौर पर वो अब मानने लगे हैं कि उनको नुकसान पहुंचा है, इसीलिए अब पब्लिकली जाकर वो इसको ओन कर रहे हैं। लेकिन एक और बात आप इसमें देखेंगे कि अपनी फेस सेविंग के तौर पर अपनी आवाम के सामने वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए हमने बोला, लेकिन ये बहुत क्लियर है भारतीय सेना और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए पहला कॉल 1:30 बजे किया, फिर उसके बाद जाकर 3:45 पर बातचीत हुई और फिर उसके बाद तय हुआ कि अगले 12 तारीख को 12 बजे जो तय होगा वो निर्धारित होगा। और शाम 5 बजे ये तय हो गया कि आने वाले समय में अब जाकर ये सीज फायर होगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, लेकिन उसके हर झूठ का पर्दा खुद वहां के लोग, वहां के हुक्मरान उठा रहे हैं। बहरहाल बने रहिए। पाकिस्तान ने यह भी कबूल कर लिया है कि किस कदर उसके एयरबेसेस तबाह हुए। उसके मन में इसलिए डर बैठा हुआ है क्योंकि भारत की तरफ से जो हमले किए गए थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कल तक ही लागू है। सीज फायर आगे बढ़ाने पर कोई खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल शामिल रहे। जानकारी ये मिल रही है कि इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान लगातार सीज फायर जारी रखने की गुहार लगा रहा है, तो भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपना स्टैंड पहले क्लियर करे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी भी बचा हुआ है। दरअसल भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा गया है, अगर उसका रवैया ठीक नहीं हुआ तो उसे फिर उसकी औकात दिखाई जाएगी। अभी भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर दिखाई जानी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान की आवाम और सरकार दोनों डरी हुई है। कल पाकिस्तान अपनी आवाम को बरगलाने के लिए थैंक्स गिविंग डे मना रहा था, लेकिन उसके सियासतदान इस फिक्र में उलझे थे कि सीज फायर का क्या होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तानी नेता ये सोचकर डर रहे हैं कि कहीं भारत सीज फायर को आगे बढ़ाने से इनकार ना कर दे।
आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को भारत ने मार गिराया। भारत के आकाश तीर सिस्टम ने उस रात बेहद सटीक निशाना लगाया। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स मिसाइलें दागी गई थी उन्हें अपने हमलों में मार गिराया। पाकिस्तानी हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम और 750 के करीब शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हमले की आशंका पहले से थी, इसलिए एक जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने मिलकर एक साथ ऑपरेशन किया। और यही कारण रहा कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की सीमा में घुस नहीं पाया, अपनी मंशा को पूरा नहीं कर पाया और भारत के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से उसे हवा में ही मार गिराया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भारत के लिए आसमान में अदृश्य दीवार की तरह खड़ा रहा और दुश्मनों के हर हमले को नाकाम करने में सफल रहा। तो 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने भारत पर जो हमले किए थे, उन हमलों को भारत ने किस तरह से नाकाम किया, पूरे ऑपरेशन को आकाश तीर की भूमिका के जरिए समझना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। कैसे नाकाम हुआ पाकिस्तान का ड्रोन अटैक? पाकिस्तान ने दरअसल 600 ड्रोन भारतीय सीमा पर दागे थे। इन ड्रोन से भारत पर हमला करने की पाकिस्तान की मंशा थी और इन हमलों को रोकने के लिए भारत ने 1000 गन सिस्टम तैनात किए थे। ये वही गन सिस्टम है जिसे भारत की तरफ से सेंसिटिव एरियाज पर तैनात किया गया था, जिससे ड्रोन को अपने रेंज में लेकर मार गिराया जाए। इसके अलावा जवाबी हमले में भारत ने 750 जो शॉर्ट रेंज यानी कि जो मीडियम रेंज गन आर्टिलरी की होती हैं उन्हें तैनात किया था और इन गन्स की मदद से इन ड्रोन्स को पहले चिन्हित किया गया। जिस जिस एरिया से ये ड्रोन फ्लाई कर रहे थे उस एरिया में चिन्हित करके इन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा आकाश की अदृश्य दीवार की भी बात कर लेते हैं, जो आकाश तीर साबित हुई और आकाश तीर सिस्टम ने किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभाई वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश तीर एक पूरा सिस्टम है जिसमें रेडार, सैटेलाइट, रियल टाइम फीड आती है। इसने तुरंत पहचान कर ली ड्रोन की और दुश्मन, और ये भी पहचान कर ली कि ये जो ड्रोन आ रहा है ये दुश्मन का ड्रोन है या नहीं है। और उसके बाद हर फ्रंट पर हवा में उड़ रहे ऑब्जेक्ट की जानकारी सिस्टम में आती रही, जो रेडार सिस्टम इस आकाश तीर में है। और जैसे ही दुश्मन की पहचान हुई तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जवाबी हमले की भी आकाश तीर ने तैयारी कर ली। आकाश तीर ने देखते ही देखते पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। रेडार सिस्टम ने यह पहचान की कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं ये दुश्मन के हैं या नहीं, और उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम है उसने अपनी मिसाइलों के जरिए इन ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान पर दूसरी वाटर स्ट्राइक करने की भी तैयारी में है और सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद अब सिंधु, चेनाब और झेलम पर कई नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो गया है। सरकार चेनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल को और बड़ा और लंबा करने का विचार कर रहा है। अभी इस नहर का ज्यादातर जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को इस नहर का केवल 40 क्यूसेक मीटर पानी ही मिल पाता है। लेकिन अगर भारत रणबीर कैनाल की लंबाई बढ़ाता है तो फिर 40 की जगह चेनाब नदी से 150 क्यूसेक मीटर पानी भारत को मिल सकेगा। इसके अलावा भारत ने जम्मू कश्मीर में 4 नए पावर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर काम भी तेजी से चल रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम को आगे बढ़ाएं। 22 अप्रैल से पहले पाकिस्तान सिंधु समझौते के बहाने भारत के हर प्रोजेक्ट में अड़ंगा डालता था। सलाल और बगलिहार जैसे प्रोजेक्ट्स के डैम की सफाई तक का काम पाकिस्तान नहीं होने देता था। लेकिन अब ये समझौता सस्पेंड होने के बाद भारत अपनी जरूरत के मुताबिक कदम उठाने के लिए फ्री है और यही कारण है कि जो रणबीर डैम है उसके एरिया को लंबा किया जा रहा है ताकि 40 क्यूसेक से बढ़कर भारत 150 क्यूसेक पानी अपने इस्तेमाल के लिए ले सके। और यही कारण है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एयर स्ट्राइक, लैंड स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किस तरह से वाटर स्ट्राइक हो रही है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा 4 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में उन्हें चिन्हित किया गया है और उनका काम तेजी से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं। बगलियार डैम की अगर बात की जाए तो बगलियार डैम का जो पानी है वो भी
रोका गया है और यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान का डर जो है वो लाजमी भी है। पाकिस्तान का दाना पानी अब बंद हो चुका है और कैसे बंद हुआ है? अभी रणबीर नहर से 40 जो क्यूसेक मीटर पानी है वो भारत को मिल रहा था, लेकिन चूंकि अभी संधि रद्द हो गई है तो ऐसे में भारत ये विचार कर रहा है कि इस डैम को लंबा किया जाए। डैम लंबा होगा, कैनाल्स बढ़ेंगे, गेट्स बढ़ेंगे तो भारत के पास जो पानी का की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, 40 से बढ़कर 150 क्यूसेक मीटर हो जाएगी। इसके अलावा कश्मीर में 4 पावर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने खुद चिन्हित करके काम तेज करने के लिए कहा गया है। रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी भी सामने आई थी और यही कारण है कि जो पाकिस्तान पहले से डरा हुआ था भारत की वाटर स्ट्राइक से, उसका डर अब और बढ़ गया है और यही कारण है कि बार बार पाकिस्तानी जो नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। रणबीर कैनाल डैम की बात कर लेते हैं। इस डैम को किस तरह से पाकिस्तान ने डर का सबब बना रखा है। कैनाल की जो अवधारणा है जम्मू कश्मीर की, अगर इस नहर की बात की जाए, इसकी जो अवधारणा है वो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा रणबीर सिंह ने रखी थी और इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। इसके अलावा 1905 में रणबीर नहर में पानी छोड़ा जाना शुरू हुआ। पानी छोड़ने का जो प्रोसेस है 1905 में शुरू हुआ। नहर से अखनूर से लेकर जम्मू तक 500 किलोमीटर का जो इलाका है उससे सिंचाई का काम किया जाता था, इस पानी का सिंचाई में इस्तेमाल होता था। इसके बाद 60 किलोमीटर लंबी कैनाल से हर सेकंड जो है 40 क्यूबिक मीटर पानी डाइवर्ट किया गया। भारत रणबीर कैनाल की लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर करने की अब तैयारी में है। इससे फायदा ये होगा कि जब इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो जो पानी है वो 150 क्यूबिक मीटर डाइवर्ट हो सकेगा। भारत को जो पहले 40 क्यूबिक मीटर पानी मिलता था वो 40 की जगह अब 150 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, यानी कि सिंचाई के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो पाएगा। पानी कम होने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें तो जो 68% इलाका है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसी पानी पर पंजाब की फसल निर्भर करती है। सिंचाई के लिए वो लोग भी इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और जब भारत में पानी कम जाएगा पाकिस्तान की तरफ भारत से, तो जाहिर सी बात है कि 68% ऐसा इलाका है जिसकी सिंचाई पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में आज कहां-कहां एसआईए की छापेमार कार्रवाई चल रही है, इस खबर पर भी हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी डिटेल देंगे।